Hello dear students, welcome back to the online platform of IAM Education. So till now, we have discussed about the various topics of the solution chapters. In the last class, we discussed about the gas liquid solution, in which we discussed about the various factors which affect the solubility of a gas in liquid solution. So in this now, we are going to start a new topic, that is Henry's law. So this is very much important law for the examination point of view. If you talk about the board examination, or if you talk about the JEE Main or NEET examination, so this topic is very much important from the examination point of view. Every year question comes directly from this concept. So let us now deep dive into this concept. So if you talk about the Henry's law, so basically Henry's law को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड. तो चीजें हमने क्या की, प्रैक्टिकली चीजें देखी और उसको थ्योरेटिकल वे में हमने क्या किया बेटा, एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस हेनरीज लॉ, सो हेनरीज लॉ क्या करता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है सभी चीजों को. ठीक है, हमने कई बार ये चीजें सुनी है दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस. जो साइंस है उसकी लैंग्वेज क्या रहती है बेटा, मैथमेटिक्स रहती है. तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं हम उसको साइंस के वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या रहता है, टू एक्सप्रेस दैट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो हेनरीज लॉ भी काइंड ऑफ वही चीज करता है. जो भी चीजें थ्योरेटिकली अभी तक हमने पढ़ी है, हेनरीज लॉ यहाँ पर क्या करेगा बेटा, हेनरीज लॉ उन चीजों को मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल वे में जो है एक्सप्रेस करने की जो है वो कोशिश करेगा. सो अगर बेसिक स्टार्ट करना चाहे हेनरीज लॉ के बारे में, तो व्हाट वी कैन से, हेनरीज लॉ इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, इट गिव्स quantitative relationship, it gives the quantitative relationship between solubility of a gas in solvent and pressure. तो आई थिंक चीजें आपको यहां तक अभी तक समझ आ गई होंगी. सो इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, यू कैन सिंपली से इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the solubility of a gas in solvent and pressure. प्रेशर का solubility पे क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की, वो हमने डिस्कस किया. अब उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो क्या चीज, वो कौन बताता है, दैट इज टोल्ड बाय हेनरीज लॉ. सो आइए डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में. ठीक है, तो एक बेसिक डायग्राम जो हम बार बार पढ़ते हैं, उसी से चलो चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे. हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर एक वी विल टेक अ बीकर, वो बीकर ले लेंगे हम, और इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. मीन्स क्लोज कंटेनर में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हमने इस बीकर में क्या लिया, कोई सोलवेंट ले लिया है, और इस सोलवेंट में क्या डिजोल्व है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज डिजोल्व. ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी जो है वो स्टडी की थी, तो आई थिंक चीजें आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी. तो इसमें क्या किया बेटा, अगर देख सकते हो हमने इसमें क्या किया है, गैस को डिजोल्व किया है. ठीक है, कुछ गैस जो है यहाँ पर डिजोल्व हो जाएंगे, और कुछ गैस जो है एज अ गैशियस पार्टिकल जो है वो सोलवेंट के ऊपर जो है वो दिखेगी हमें. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स. अब यहाँ पर हेनरीज लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर, जैसे हम जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे, so the number of particles which are present in the gaseous phase, they will start dissolving in the solvent. वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जितने भी अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको जो यहाँ पर दिखेंगे, जो जैसे आप देख सकते हो, जैसे हमने देख लिया प्रेशर इंक्रीज कर दिया. अब सोलवेंट जो है, सोलवेंट की क्वांटिटी हमारे पास फिक्स है, लेकिन जो हमारे गैशियस पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या करेंगे, वो सोलवेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इन द सोलवेंट. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, गैशियस फेज से क्या आ जाएंगे बेटा, लिक्विड फेज में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे.
अब पहले इतने ज्यादा नंबर ऑफ यहाँ पर देखिए सोल्यूट पार्टिकल्स थे, गैसियस पार्टिकल्स, अब क्या होंगे, हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर लगने की वजह से ये पार्टिकल जो है वो लिक्विड फेज में चले आएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, few number of particles will remain in the gaseous state, ठीक है। और as we can see the number of particles per unit volume जो है वो increase हो गए हैं, और जो number of particles per unit volume जब increase हो जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, solubility increase होना, ठीक है। तो अल्टीमेटली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द दिस एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है उस पर जो है सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म या दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied in the equilibrium, ठीक है। हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट that is dissolved in the solvent at a particular temperature, or you can simply say the constant temperature, जिसे हम करेंगे m से डिनोट करेंगे, it is directly proportional to what, it is directly proportional to the external pressure, जो external pressure हमने अप्लाई किया है, that external pressure at equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप इसको देखिए बेटा, मास ऑफ द गैस सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट भी कर सकते हो, या सिंपली वी कैन से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो इन दोनों चीजों को हम रिवर्सिबली यूज कर सकते हैं, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मास को जब वो कंसिडर कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास जो है या नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारे डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में, that we have to remember. So it is a directly relationship, that is m is directly proportional to p. You have to always remember this p is the external pressure. Now हम क्या करेंगे, अब we will try to remove this proportionality symbol, तो क्या हो जाएगा, m is equal to क्या आ जाएगा, constant of proportionality k into p, m is equal to k into p जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, and k is known as the constant of proportionality, it is the constant of nality, ठीक है, it is the constant of proportionality, ठीक है। And if we talk about this constant of proportionality, this k which is the constant of proportionality, so it depends upon, it is a constant, so it depends upon various factor. Most of the cases में हम क्या consider करते हैं कि constant of proportionality है तो it is constant, और it is constant for each and everything, और ये it does not depend upon any kind of factors. बट यहाँ पर कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी, some kind of different concept हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस चीज को जो है बेटा आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज अगर आप जेईई मेन या नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो वहां आप पाओगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो उठकर आए हैं। इवन अगर कुछ रिसेंट प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप एनालिसिस करोगे, आई थिंक जेईई मेन का पिछले साल का ही क्वेश्चन अगर आप देखना चाहोगे तो वहां पर क्या है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है। तो वहां पर क्या पूछा गया था एग्जाम में कि ये जो के है, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये किस किस फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। सो if we talk about this constant of proportionality, so it depends upon various factors. So what are those factors? So first factor is the nature of solute, nature of solute. And what do you mean by nature of solute? Means gas, nature of gas, गैस के नेचर पे जो है वो डिपेंड करेगा, मींस it is different for different kind of gases, it is not constant for all types of gases, it is different for different kind of gases, that we have to remember. Next is nature of solvent, nature of solvent, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी जो है ये डिपेंड करेगा, डिफरेंट लिक्विड्स के लिए क्या रहेगी, के की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगी, दैट वी हैव टू रिमेंबर, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है,
टेम्परेचर पे भी जो है के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज, एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल बी डिक्रीजिंग. सो इसको हम जस्ट अभी कुछ देर में ही जो पढ़ने वाले कैसी चीजें होगी. और लास्ट इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यू कैन सिंपली से यूनिट्स ऑफ प्रेशर. ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर मींस प्रेशर जो है वो किस किस यूनिट में जो है डिफाइन किया गया है उस पे भी जो है चीज डिपेंड करेगी. ठीक है, तो दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो व्हाट इज द इक्वेशन जो भी हमने अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ा अबाउट द गैस लिक्विड सॉल्यूशन, उसे हमने क्या किया, वी ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. दैट इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ. तो यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. सो क्या हो गया, mass of solute dissolved per unit volume of the solvent, it is directly proportional to the pressure applied in the equilibrium condition. ठीक है, it is directly proportional to the pressure applied in the equilibrium condition. ठीक है, and this pressure is the external pressure which we have applied. So if we try to remove this proportionality, so we will add some kind of constant of proportionality which is k, and ultimately the relation becomes m is equal to kp. m is equal to kp जो हमारा relation बन जाएगा. And if we talk about this constant of proportionality, so it depends upon various factors. It depends upon the nature of solute, it depends upon the nature of solvent, it depends upon the temperature, and it also depends upon the units of pressure in which it has been expressed. So it was all about this concept. तो यहाँ पर इस चीज को जो हमने बेसिकली मास के टर्म में एक्सप्रेस किया, हम इसे अब क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. दूसरी टर्म्स हम कैसे कह सकते हैं, सोल्युबिलिटी. सो मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट, क्या है ये, दिस इज सोल्युबिलिटी आल्सो. ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द solvent, or you can simply say the number of solute particle dissolved per unit volume of the solvent. तो ये दोनों चीज क्या है बेटा, it defines the solubility. So if we talk about the solubility of a solution, तो क्या हो जाएगा, solubility of a gas in liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure applied in the equilibrium condition. ठीक है, तो simply we can say the solubility of a gas is directly proportional to the pressure applied to the solution at the equilibrium condition. हम इस तरीके से भी चीजों को जो है वो समझ सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट. बट अगर हम कहें कि दिस इज स्टिल हेनरीज लॉ, तो दिस इज स्टिल नॉट हेनरीज लॉ. तो बेसिक चीजें थी जो हमने समझने की कोशिश की. तो हम सोल्युबिलिटी को मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो हमने सोल्युबिलिटी डेफिनेशन पढ़ी उसके टर्म्स में भी. ठीक है, अब दिस वाज फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस मैथमेटिकल फॉर्म, कैसे प्रेशर जो है इफेक्ट करता है हमारे सोल्युबिलिटी को. दिस इज वन थिंग. अगर हम हेनरीज लॉ की बात की जाए, तो हेनरीज लॉ ने चीजों को थोड़ा सा जो है वो बेटा हट के समझाया था. हमने यहाँ पर मास लिया था, ठीक है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट द हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ ने क्या किया, गैस का जो मास की जगह उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेना जो है वो ज्यादा इजी समझा. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी उन्होंने कैसे लिया, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस. वी नो दैट व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो बेसिकली जो एक्सप्रेस करती है हमारे नंबर ऑफ मोल्स को. तो जो हेनरीज थे उन्होंने क्या किया बेटा, ही एक्सप्रेस्ड मोल फ्रैक्शन. सो व्हाट ही टोल्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन liquid solvent is directly proportional to the vapor pressure of the gas above the solution. ठीक है, तो इस चीज को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन. तो ये लिखना जो बेटा है जरूरी है, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस वन. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in liquid solution is directly proportional to
is directly proportional to the is directly proportional to the partial vapor pressure of the gas above the solution. Above the solution. तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो इसको थोड़ा सा समझने की हम जो है कोशिश करेंगे। जो मास था, मास का प्रेशर के साथ रिलेशन आपको आई थिंक वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अब हेनरीज लॉ की बात की जाए, तो इस कंसेप्ट की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट देखने को मिलेगी, और वो डिफरेंस जो है हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखिए, तो डेफिनेशन जैसे मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रिट्रेट करता हूँ चीजों को, दैट वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो एक एक वर्ड पे जो हम फोकस करेंगे और एक एक वर्ड को जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सो मोल फ्रैक्शन किसकी कंसीडर करें? वी आर कंसीडरिंग द मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो जो गैस है हमारा जो सोल्यूट है, उसकी जो मोल फ्रैक्शन कहाँ कंसीडर करेंगे बेटा? इन लिक्विड सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जो है वो कंसीडर करेंगे। दैट वी हैव टू रिमेंबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, इस लिक्विड सोल्यूशन में जो गैस की मोल फ्रैक्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है सोल्यूशन के ऊपर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन। ठीक है, ये तो इस चीज को हमने कंसिडर करना है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, जो गैस का मोल फ्रैक्शन है इन द सोल्यूशन, इन द लिक्विड सोल्यूशन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है बेटा, यहाँ काउंट होगा। दिस एक्सटर्नल प्रेशर वोंट बी काउंटेड here what will be counted? This partial vapor pressure, this partial vapor pressure of the solution of the gas, this partial vapor pressure of the gas above the solution। सोल्यूशन के ऊपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो जनरेट हुआ है ड्यू टू गैस जो है वो, उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे पार्शियल वेपर प्रेशर करेंगे, उसी के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को जो है वो ध्यान देना है, समझने की अच्छे से कोशिश करनी है। जो पिछली इक्वेशन थी वहां पर हमने क्या किया बेटा? मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे किया? तो दिस एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस हेनरीज लॉ, तो यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर ना करके पार्शियल वेपर प्रेशर जो है बेटा, उसको जो है वो कंसिडर किया है। दैट वी हैव टू रिमेंबर वेरी मच प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना चाहेंगे? सो इफ यू ट्राई टू एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो देखिए कैसे होगा। मैथमेटिकली ठीक है, तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, कुछ चीजें ज्यादा ही यहाँ पर बड़ी होगी। तो अब मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे होगा? तो तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, हमें पता है वी डिफाइन मोल फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्स। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज स्मॉल पी। पार्शियल वेपर प्रेशर की बात की जाए तो दैट इज स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल पी। अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो है पार्शियल वेपर प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगी? तो जितना ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? सोल्यूशन में जो हमारी मोल फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, मींस उतनी ही ज्यादा जो हमारी सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्यूशन में रहेगी। ठीक है, अब प्रेशर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा? वो ट्राई करेगा कि पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन के अंदर जाए। पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो इट डजेंट मैटर, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करेगी चीजें। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू एस्केप। यहाँ पर ऊपर प्रेशर अगर कम होगा तो क्या करेंगे बेटा? जो सोल्यूशन के में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स, दे विल ट्राई टू एस्केप। वो क्या करेंगे? एस्केप करने की कोशिश करेंगे टू द गैसियस स्टेट। लेकिन तो इससे क्या होगा? सोल्युबिलिटी कम होगी, मींस मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा होगा हमारा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या करेंगे?
तो ये पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ जो है इनको धकेला जाएगा। ठीक है, जब अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स आएंगे, सोल्यूशन में जो पार्टिकल आएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर क्या होगा, हमारी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी। और व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग इन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। तो इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है, और जो भी यहाँ पर ओवर द सोल्यूशन है या इन द लिक्विड सोल्यूशन है, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है और एग्जामिनेशन में लिखना है। तो ये बेटा छोटी छोटी बातें होती है, तो इन्हीं में क्या करते हैं, कई बार हम कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, समझते ही नहीं है। हम जस्ट क्या करते हैं, डेफिनेशन जो है या जो भी है रटने की कोशिश करते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कहाँ पर है और पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, किसका पार्शियल प्रेशर है, इन चीजों की जो है हमें एज सच नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो अगर चीजें समझ आ जाएंगी तो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स कुछ भी आएगा, तो आप इजीली जो है उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट में। यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू के डैश पी। ठीक है, के डैश पी हम यहाँ पर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर ट्विस्ट लेकर आएंगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और के डैश पी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेकर आगे। अब क्या करेंगे हम, P इज इक्वल टू 1/k डैश एक्स। ठीक है, k डैश को हम क्या ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, वो डिवाइड में चला गया। और इफ यू टॉक अबाउट दिस 1/k डैश, दैट इज इक्वल टू के एच। जो ये 1/k डैश है, दैट इज इक्वल टू के एच, ये के एच के इक्वल है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। सो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। सो यही हमारा क्या है बेटा, दिस इज अवर हेनरीज लॉ, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। यही हमारी अल्टीमेटली हेनरीज लॉ की जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज partial pressure, partial pressure of a gas over the solution is equal to the, or you can simply say directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ठीक है, तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और दिस के एच, अगर हम के एच की बात की जाए तो व्हाट इज के एच, के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या रहेगा बेटा हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे। और हेनरीज कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो जैसे कि हमने पिछले मास और प्रेशर के जो एक्सटर्नल प्रेशर का रिलेशन किया था, वैसे यहाँ पर इस भी हम कंसिडर करेंगे। तो हेनरीज कांस्टेंट की बात की जाए, सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। सो व्हाट आर दोस फैक्टर, सेम फैक्टर्स जो है यहीं पर यहाँ पर भी रहेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। सो व्हाट आर दोस फैक्टर, नाउ लेट अस रिवाइज क्विकली। तो ये भी वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ सोल्यूट, दैट इज गैस। जो हमारी गैस होगी दैट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूट फॉर्म। सो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। सो इट विल, दिस कांस्टेंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। हेनरीज कांस्टेंट जो हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सिमिलरली नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट या मींस यू कैन से लिक्विड, जो हमारा लिक्विड रहेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के लिए जो है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, डिफरेंट रहेगी। और लास्टली वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। यूजुअली क्या रहेगा, इट विल, जैसे कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया, इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ये बात हो गई।
सो और अगर दूसरा कंसिडर करना चाहे फोर्थ पॉइंट, तो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स in which pressure is expressed, ठीक है। तो these are the four factors on which the हेनरीज लॉ कांस्टेंट और हेनरीज कांस्टेंट, देखिए इसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं, या सिंपली हेनरीज कांस्टेंट भी जो है इसे कंसीडर करते हैं। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को आपने क्या करना है, अच्छे से याद करना है। दो स्टार पॉइंट जो यहाँ पर लगा लीजिए, चाहे बेशक आप ये रेड कलर के पेन से क्यों ना लगा लीजिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आजकल मतलब इस तरीके से ही जो है बीच बीच में जो है वो यू कैन से इन बिटवीन द लाइंस जो है वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आपको चीजों की जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। चीजों की एक बार अच्छे से क्लैरिटी आ गई, फिर तो जो मर्जी एग्जाम में पूछे एज सच कोई आपको डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। सो अगेन एक बार देखिए, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। आई थिंक थिंग्स आर वेरी मच क्लियर हेयर, और यू कैन सिंपली से थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर हेयर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के जो है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या रखते हैं, हेनरीज लॉ को फिर से यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू partial pressure of gas above the solution is equal to KH, that is Henry constant, into mole fraction, that is into X, that is mole fraction of the gas in the liquid solution. So this is our Henry's law. तो यहाँ पर हम क्या करें, देखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हम ये जो के एच जो है वो, ये जो हमारा के एच है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो यहाँ पर डिस्कस करने की जो कोशिश करेंगे। तो अगर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, अगर हम इसके देखिए बेटा यूनिट्स देखना चाहें, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिए हैं। फॉर एग्जांपल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, यूनिट्स इन व्हिच द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड। तो दीज आर सम ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। ये तो बात होगी। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए कांस्टेंट है, इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या रहेंगी, बताइए बेटा। राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो वेरियस यूनिट्स आर देयर, फॉर एग्जांपल बार, टोर, दीज आर सम काइंड ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और राइट हैंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, मोल फ्रैक्शन हमारी यूनिटलेस है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ दिस हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, units are same, या simply say same units as that of pressure या partial pressure, that is क्या होती है बेटा, that is torr हो गया और bar, that is torr और bar, ठीक है। तो एग्जाम में जिस भी यूनिट में आपको दिया होगा प्रेशर, तो उसी यूनिट में जो है वो आपको कंसिडर करना है, वही यूनिट क्या रहेगी बेटा, दैट विल बी सेम यूनिट ऑफ दैट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सेकंड अगर बात की जाए तो क्या होगा, तो वही अगर सेकंड बात की जाए, इट इज डिफरेंट गैसेस के लिए क्या है, डिफरेंट वैल्यू रहेगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैसेस। सो डिफरेंट गैसेस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो लिख लेंगे यहां पर भी, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस। तो डिफरेंट गैसेस के लिए क्या रहेगी, डिफरेंट वैल्यूज रहेगी, सिंपली बात। सिमिलरली वी कैन से, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, different value for different liquid, that is solvent, liquid में solvent। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, गैसेस के लिए solute जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है।
दैट वी कैन ऑल्सो राइट। और साथ में हम यहाँ पर बेटा और क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रेशर की बात, सॉरी टेम्परेचर की बात की थी हमने, तो टेम्परेचर का जो यहाँ पर रिलेशन कैसा रहेगा, तो हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, सॉरी। तो क्या होगा टेम्परेचर के साथ रिलेशन, के एच जो है हमारा, इट विल इंक्रीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, के एच विल बी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो सिंपली अगर हम देखना चाहे, तो अगर इसको रिलेशन को लिखेंगे तो के एच, हाँ तो लिखिए के एच इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, और के एच जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। ठीक है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होगा तो के एच की वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। और नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे, फिफ्थ पॉइंट अगर देखना चाहे, तो सोल्यूबिलिटी के बारे में हम कंसिडर कर सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी के साथ इसका कैसा रिलेशन है। तो देखिए अब यहाँ पर हम, बात है यहाँ पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच इंटू एक्स। तो अगर हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी देखना चाहें तो सोल्यूबिलिटी कैसे देख सकते हैं, तो देखिए, तो अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी को कौन सी चीज डिफाइन करती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब मास रिलेशनशिप में पढ़ा था तो हम क्या कह रहे थे कि मास जो है दैट विल डिफाइन द सोल्यूबिलिटी। और यहाँ पर कौन सी चीज सोल्यूबिलिटी डिफाइन करेगी, मोल फ्रैक्शन विल डिफाइन द सोल्यूबिलिटी। तो मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूबिलिटी डिफाइन करेगी। तो मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/, के एच इंटू पी पार्शियल प्रेशर। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच के एच क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एक्स के। इट विल एम्प्लॉय एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, या सिंपली वी कैन से सोल्यूबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के एच। ठीक है, जो सोल्यूबिलिटी रहेगी दैट विल बी बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो जैसे इस चीज का क्या मतलब है, जैसे हेनरीज कांस्टेंट की अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम रहेगी तो सोल्यूबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से सोल्यूबिलिटी, अरे सोल्यूबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ठीक है, सोल्यूबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ये चीज आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इस चीज से कि हेनरीज कांस्टेंट, हम बेसिकली कंफ्यूज करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम की हेनरीज लॉ कांस्टेंट की अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ऐसा चीजें नहीं है, चीजें इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस रिलेशन से हम चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। अब देखिए के एच की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और के एच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब के एच की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जा रही है, और अल्टीमेटली यहाँ से क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमने पुराने रिलेशंस पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द गैस लिक्विड सॉल्यूशन, तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस चीज को जो है यहाँ से भी हम जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो सोली अगर जैसे के एच की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के एच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब के एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी सोल्यूबिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ से जो हम चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, और के एच की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन सोल्यूबिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये भी चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर नेक्स्ट हम सिक्स पॉइंट को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सिक्स पॉइंट क्या रहेगा बेटा, तो सिक्स पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट जो है वो रिलेशन है।
तो अगर इस इक्वेशन की बेटा बात करेंगे, सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स। सो ये किस इक्वेशन की फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन की फॉर्म में जो है ये है। सो हमें पता है कोई भी इक्वेशन जब y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में रहेगी, हमने मैथ्स में जो है वो आई थिंक स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है मैथ्स के स्टूडेंट्स ने, अगर इवन बायो का स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए भी चीज है कि y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में। और जब भी कोई हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में रहती है तो हमें पता है तो दैट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा बेटा? ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तो देखो y क्या है यहाँ पर? y व्हाट इज डिफाइनिंग y? दिस पार्शियल प्रेशर इज डिफाइनिंग y। सो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा? हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। एंड x एक्सिस पे क्या रहेगा? x एक्सिस पे हमारा x ही रहेगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो x एक्सिस पे क्या जाएगी बेटा हमारी? इस तरीके से मोल फ्रैक्शन जाएगी। और दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx. So whenever the equation is of the form y is equal to ms, that means the graph passes through origin, or you can simply say the line passes through the origin. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो हमें ग्राफ जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स 0। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। और m यहाँ पर क्या है हमारा? जो m रहता है बेसिकली दैट इज स्लोप। जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो आई थिंक चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो m यहाँ पर क्या है? m इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप क्या है यहाँ पर? kh। ठीक है, सो दिस kh इज द स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हम जैसे क्या करेंगे बेटा? इस तरीके से हम यहाँ पर kh की, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और साइमल्टेनियस यहाँ प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें kh की वैल्यू मिल जाएगी। और kh की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी बेटा? हम जब इनको p को x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर kh की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे हो जाएगा? kh इज इक्वल टू, देखिए, p ओवर पार्शियल प्रेशर ओवर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से जब हम क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सिमिलरली ग्राफ के थ्रू हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हम एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको ग्राफ दे दिया हो और ग्राफ से आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन को ले लेंगे और y एक्सिस पे उसी पॉइंट पे क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या करेंगे? kh की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्लोप की वैल्यू। तो स्लोप की वैल्यू इज बेसिकली tan 45 या tan थीटा कंसीडर करो, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? दैट इज p ओवर x। तो p ओवर x से हम p को x से डिवाइड कर देंगे, हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन से भी जाएंगे तो क्या आ जाएगा? p को x से डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली हमारे kh की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आई थिंक चीजें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ को याद करना है। तो जो चीज हमने पहले मैथमेटिकल पढ़ी थी, अब उस मैथमेटिकल, देखो पहले चीज हमने थ्योरेटिकल पढ़ी, थ्योरेटिकल चीजों को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मींस इस इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया? उसे ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकली मींस ग्राफ की फॉर्म में भी चीजों को इंटरप्रेट कर दिया ताकि इजीली चीजें हम यहाँ से समझ सके। तो इजीली समझ कैसे सकते हैं? यहाँ पर क्या था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मीन जैसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी जो इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली देखो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर ग्राफ आएगा। ठीक है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। और ग्राफ में जो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या डिफाइन करेगा बेटा हमारा? दैट विल डिफाइन द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू डिवाइड प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझ लिया, तो ग्राफिकल फॉर्म जो है वो भी हमने यहाँ पर समझ ली, और यहाँ से जैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पुट हो सकता है उस चीज को भी जो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो आई थिंक यहाँ पर तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट द हेनरीज लॉ जो हमें समझनी थी। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि केमिस्ट्री की बात, इवन जनरल भी बात की जाए तो
हर चीज कुछ मीन्स 100% नहीं होती, या सिंपली वी कैन से आइडियल कंडीशंस में नहीं होती। कुछ भी चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या कहीं पर भी, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अंदर ही जो हम चीजों को पढ़ते हैं। तो जैसे हम केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल कहते हैं कि सॉलिड्स मींस हैव द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे कांट बी ब्रेक, सो दे हैव फिक्स शेप। तो ऐसा तो नहीं है, जितना बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर करोगे तो शेप जो है उसकी डिस्टॉर्ट हो ही जाएगी। तो मतलब हम चीजों को लिमिटेड कंडीशंस में पढ़ते हैं, सर्टेन कंडीशंस में, कुछ दायरों में पढ़ते हैं, तभी चीजों को हम समझते हैं, तो तभी वहां पर चीजें अप्लीकेबल होती है। एक्सट्रीम कंडीशंस कभी भी चली जाएंगी तो वहां पर जो है रिजल्ट जो है वो हमें वेरियस वेरिएशन देखने को मिलेगी रिजल्ट्स में। ठीक है, तो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। सो वैलिड ओनली फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस ये अगर फुलफिल हो पाएगी तभी जो है वो हमारा हेनरीज लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, वहां पर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। सो फर्स्ट कंडीशन क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। जो पार्शियल प्रेशर जो डेवलप होता है सोल्यूशन के ऊपर गैसियस फेज में, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस मिनिमम मीडियम रेंज में जो है वो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी दैट वेरी मच हाई। सेकंड पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, द टेम्परेचर जो है वो ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर की भी जो है सर्टेन लिमिट कंडीशंस होनी चाहिए, मीडियम कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जा रहे हो और वहां पर आप फिर हेनरीज लो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ज्यादा लो नहीं होना चाहिए टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर का ज्यादा बेटा आप लो करोगे तो क्या चला जाएगा, वो सॉलिड फेज में चला जाएगा। तो जब चीज सॉलिड फेज में चली जाएगी तो बेटा वेपर्स कैसे बन पाएंगे वहां पर। ठीक है, वेपर्स कैसे बन पाएंगे और जो उसमें डिजोल्व कैसे हो पाएगा, हमारा जो सोल्यूट है वो कैसे उसमें डिजोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की भी जो है वो लिमिट जो है वो लिमिटेड रेंज होनी चाहिए, एक मीडियम रेंज होनी चाहिए, वी कैन सिंपली से। ठीक है, तो ये हमें टेम्परेचर भी देखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर की भी जो है वो एक मीडियम रेंज जो है होनी चाहिए, ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। द गैस शुडंट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। जो गैस है, जो गैस जो है वो इनर्ट होनी चाहिए, मीन्स जो सोल्यूशन है, जो सोलवेंट है उसके साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो गैस हम ले रहे हैं दैट शुड बी केमिकली अनरिएक्टिव विद द सोलवेंट, वो सोलवेंट के साथ रिएक्टिव अनरिएक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज अगर सोलवेंट के साथ उसने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो हमें वहां पर डिफिकल्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें चीजें देखनी है कि जो गैस है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, किसके साथ, सॉल्यूशन की, या सिंपली से सोलवेंट के साथ जो है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो हमारा पॉइंट है। द गैस शुडंट अंडरगो एनी डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, तो गैस जो है वो गैस को डिसोसिएट नहीं कर जाना सोल्यूशन में। अगर गैस जो है फॉर एग्जांपल HCl गैस लेते हैं, HCl गैस को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसोल्व कर देंगे, या ये हमारा सोल्यूशन लेंगे तो HCl क्या कर देगा, हमारा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में, एक्वस की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ही हो गया। एक्वस जब हमने लगा दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर माइसिल फॉर्मेशन होगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, तो काइंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ बेटा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गैस जो है यहाँ पर फिर वेपर फेज में जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, हम फिर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो ऐसा जो चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चीज जो है यहाँ पर फेल हो जाएगी। तो जैसे हम पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो उससे सोलिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो वैसे हमें चीजें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया है, आप प्रेशर इंक्रीज करते रहो डिक्रीज करते रहो, इट डजंट मैटर एट ऑल। पहली बात तो हमने यहाँ से ये समझ लिया। और दूसरा पॉइंट अगर समझने की बात करें तो इट शुड नॉट गो अंडरगो डिसोसिएशन द सॉल्यूशन। अब देखो डिसोसिएशन सॉल्यूशन में हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, यहाँ पर पहले कितने पार्टिकल था, 1 पार्टिकल था, अब यहाँ अरे यहाँ 1 मोल था, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 2 मोल्स हो गए, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे सोल्यूबिलिटी पे जो है वो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये कंडीशन भी जो है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर समझ लिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है वो डिफर हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोल्यूबिलिटी विल डिफर। ठीक है, तो 1 बाय 1 रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है,
द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, ज्यादा प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, सारा जो हमारा जो वो है वो लिक्विड फेज में ही चला जाएगा, मीन सॉल्यूशन में चला जाएगा, ऐसा वेपर फेज हमारा नहीं रहेगा उतना ज्यादा। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वेपर प्रेशर हमारा नहीं जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो बात ही सारी फेल हो जाएगी चीजें फिर। गैस शुडंट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो गैस प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से हमारा जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पाएगा, तो चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। और गैस शुड नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिसोसिएशन होगी तो नंबर ऑफ मोल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हमारी सोलिबिलिटी पे जो है वो हमें डिफरेंसेस देखने को जो है वो मिलेंगे। तो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशंस। तो इन लिमिटेशंस को हमें मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपने हेनरीज लॉ को जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये सब चीजें थी हमने थ्योरेटिकल, देखो हमने पहले क्या किया, चीजों को थ्योरेटिकल पढ़ा, फिर मैथमेटिकल फॉर्म्स में गए, और उसके बाद हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में जाने के बाद हमने क्या किया, चीजों को समझने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकली, और लास्ट में हम क्या आ रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ में इस चीज की क्या यूटिलिटी हमारी, तो उसी चीज को हम जो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर फर्स्ट एप्लीकेशन देखा जाए तो इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बार बार एक टॉपिक हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, शैंपेन्स, इस इनमें क्या करते हैं बेटा, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं और इसे हम हाई प्रेशर में जो बोतल में सील करते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर में वो जब इसको सील करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इसमें डिजोल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रेशर रिलीज करें, जब हम बोतल खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म से किस स्टेट में आ जाएगी बेटा, गैशियस फॉर्म में आ जाएगी। जब गैशियस फॉर्म में आएगी तो क्या होगे, बबल्स बनना जो है बेटा स्टार्ट करेंगे, वो जो लिक्विड फेज से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होगी तो वहां पर हमें बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक एफर्वेसेंस वाला जो है वो हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना चाहे तो डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग। जो स्कूबा डाइविंग रहती है बेटा, जिसमें क्या रहते हैं, हम डीप सी में जो है वो डाइव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक चश्मा डालते हैं और मुंह में कुछ जो है वो उस तरीके से रखते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो थ्रू माउथ से जो वहां पर बेटा ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब डीप सी डाइविंग में जाते हैं तो आप हमें पता है जो डीप सी जो रहती है हमारी, तो वाटर का जो है बेटा प्रेशर रहता है। जितना डीप जाओगे तो वाटर का जो है डेप्थ इंक्रीज होती रहेगी और प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज होता रहेगा। वाटर का प्रेशर डीप डाउन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट वी नो, एज वी इंक्रीज द प्रेशर सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है जो प्रेजेंट रहती है, जो सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी हमारे ब्लड में जो है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस सिलेंडर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ अवर माउथ वी आर ब्रीथिंग दोस गैसेस। तो उसमें जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो वो हाई प्रेशर जब जाएंगे तो वो ज्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो नीचे गया है तो एक ना एक दिन ऊपर तो आएगा ही आएगा। फिर जब वो ऊपर आएगा जिस दिन, मतलब जिस दिन नहीं कुछ देर बाद जब वो ऊपर आएगा तो क्या होगा, ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऊपर आएगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे आर इन रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड भी क्या हो जाएगा बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो किस फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएंगी, दे विल स्टार्ट गोइंग इनटू देयर गैसियस फॉर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो नाइट्रोजन गैस जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहती है उसके बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब उसके बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द कैपिलरीज। हमें पता है ब्लड वेसल्स में क्या रहती है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज रहती है। अब जब वो क्या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, वो हमारी जो इस तरीके से कैपिलरीज रहती है बेटा, वहां पर इसको क्या कर देगा, ये बबल्स जो है ये ब्लॉक कर देंगे उस कैपिलरीज को। तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो में जो है वो रुकावट आ जाएगी, ब्लड फ्लो को जो वो इम्पीड कर देगा।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस आएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। तो इट इज वेरी मच पेनफुल, इट इज वेरी मच पेनफुल। तो बेंड्स की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या जो ब्लड फ्लो की अवेलेबिलिटी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, बेंड्स कहेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक है, तो बैंड्स की जो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी। तो इस बैंड्स की कंडीशन को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस कंडीशन ऑफ बैंड्स व्हाट वी डू, जो हमारा टैंक है, जो हमने जो टैंक लिया है, जो सिलेंडर लिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको क्या करेंगे हम हीलियम के साथ जो है वो डाइल्यूट कर देंगे। हीलियम गैस जो है बेटा यहाँ पर लेंगे, और हीलियम गैस की वजह से हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे हीलियम गैस के साथ। तो अब हीलियम गैस यहाँ पर क्यों ली है, हीलियम गैस हमने इसीलिए ली है बिकॉज सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम इज वेरी लो। हीलियम गैस की जो है सोलिबिलिटी कम है, जैसे हमने क्या पढ़ा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो जो ये सॉल्यूट है हीलियम, तो इसकी सोलिबिलिटी क्या है बेटा यहाँ पर कम है। तो इवन हाई प्रेशर पे भी जाएगा ये, जब यहाँ पर स्कूबा डाइविंग में जब हाई प्रेशर पे भी जाएंगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा हमारे ब्लड में। जब ब्लड में डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा तो ये बैंड्स की कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी, बैंड्स की कंडीशन ही देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम कब आई थी, जब वो डिसॉल्व हो गया था और फिर बाद में अनडिसॉल्व हो गया। तो जो चीज डिसॉल्व ही नहीं हो रही है, सोलिबिलिटी जिस चीज की कम है, तो जब हम लो प्रेशर पे भी आ जाएंगे तो क्या होगा, वो अनडिसॉल्व ही रहेगा। तो इस जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बैंड्स की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, और ऐसे करने से क्या हो जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और जो जितना ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था वो नहीं होगा, बहुत कम ही इसका इफेक्ट होगा, और दैट इफेक्ट कैन बी इजिली रेजिस्टेड बाय अवर बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी गैस लेंगे जिसकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो, जो सोल्यूबल ही ना हो, सोल्यूबल ही नहीं होगी तो क्या होगा, बैंड्स की कंडीशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा रीजन क्या है हीलियम को लेने का, दूसरा रीजन इट इज इनर्ट। ये क्या है, एक इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस होने की वजह से क्या होगा, ये हमारे ब्लड्स वगैरह वेसल्स, सॉरी ब्लड्स वगैरह के साथ भी जो है सच रिएक्ट नहीं करेगी गैस, तो दिस इज नॉट दैट मच हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज third point, that is at high altitudes the partial pressure of oxygen is lower than the ground level। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब लो प्रेशर, जब ग्राउंड लेवल होगा, सी लेवल होगा, तो वहां पर क्या होगा, एटमोस्फेयर की हाइट क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज सी लेवल, ये क्या है बेटा, सी लेवल है, दिस इज माउंटेनियस एरिया, और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा जो है वो डिफरेंस है। कोई इंसान यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर यहाँ पर लो रहेगा। कोई इंसान यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर एटमोस्फेयर की वजह से क्या रहेगा, प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा। तो लोअर प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड में लो जो है वो डिजोल्व होगा। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो लोअर प्रेशर होने की वजह से क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड या लो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, दिस फिनोमिना ऑफ एनोक्सिया जो यहाँ पर होगा। एनोक्सिया एक फिनोमिना देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। तो व्हाट इज एनोक्सिया, ठीक है, तो क्लाइंबर्स जो होंगे, जो माउंटेनियस एरिया में जो है वो हिल्स के, सॉरी प्लेन के लोग जब जाते हैं तो उन्हें एनोक्सिया काइंड ऑफ फीलिंग देखने को मिलती है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर वीकनेस आएगी, सर्टेन काइंड ऑफ वीकनेस आएगी, कुछ चक्कर वगैरह, नोजिया वगैरह कंडीशंस आएगी, और दे वोंट बी एबल टू थिंक दैट मच क्लियरली। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। जो लोग पहाड़ों में बचपन से ही रह रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, ऐसा यहाँ पर डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर हैबिचुअल विद इट। बट जो लोअर एरियाज के, प्लेन एरियाज के लोग जो प्लेन में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ड्रॉप आ जाएगा, जिसकी वजह से दे विल फेस दिस कंडीशन ऑफ एनोक्सिया, इन विच they won't be able to think clearly, they will having some kind of nausea type of condition will be developed, and what will happen, they will feel certain kind of weakness. So this is all about the anoxia. So ultimately we have discussed about the applications of Henry's law also. ठीक है, so in this lecture we have discussed about the Henry's law। हमने Henry's law की क्या किया बेटा, डिटेल डिस्कशन की है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमने इसकी इक्वेशंस देखी है, इन टर्म्स ऑफ मास भी देखी है, अल्टीमेटली हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी जो यहाँ पर देखी है इसकी इक्वेशंस, हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट के क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, और साथ में हमने इसकी लिमिटेशंस को भी समझने की कोशिश किया, दैट व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस अंडर व्हिच वी शुड हैव
स्टडी द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा, अल्टीमेटली इसकी एप्लीकेशंस को भी समझने की कोशिश की, दैट व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस हेनरीज लॉ। सो आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई होंगी, अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।